नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के साथ शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, विकसित भारत जी राम जी कानून ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान करेगा। राष्ट्रपति ने कहा, 95 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वर्ष 2014 में ये संख्या 25 करोड़ थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में विमान दुर्घटना में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त किया। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलाव के बीच भारत की स्थिति मजबूत करेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम विशाखापट्टनम में। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून लागू किया गया है। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नए कानून के अंतर्गत गांवों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है। ये भ्रष्टाचार और गबन को रोकने में भी सहायक होगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से आज सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लगभग 95 करोड़ भारतीयों को मिल रहा है, जबकि वर्ष 2014 की शुरुआत में केवल 25 करोड़ नागरिकों को ही इन योजनाओं का लाभ मिल रहा था। सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में भारत का कड़ा रुख पेश किया है। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2025 में भारत का रक्षा उत्पादन 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 2000 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को 32 लाख नए घर मिले हैं। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को LPG कनेक्शंस मिले हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की सुदृढ़ नीतियों और पहलों के कारण देश में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7,200 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। केंद्रीय मंत्री SP बघेल ने कहा है कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री बघेल ने कहा कि अभिभाषण में विकसित भारत 2047 के रोड मैप का भी उल्लेख किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश किया जाएगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक होगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा। बजट सत्र के दौरान सदन की 30 बैठकें होंगी।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के आचरण की कड़ी आलोचना की है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्ष द्वारा किया गया आज का व्यवहार देश के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब विपक्ष ने हंगामा किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आज बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि वीएसआर द्वारा संचालित लेयरजेट 45 VTSS के विमान बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंत्रालय ने बताया है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें उप मुख्यमंत्री के साथ 2 कर्मी और 2 विमानकर्मी सदस्य सवार थे। अजित पवार, जिन्हें महाराष्ट्र में लोकप्रिय रूप से दादा के नाम से जाना जाता था, महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभावशाली ताकत थे। 22 जुलाई 1949 को अहमदनगर जिले में जन्मे अजित पवार ने 1991 से अब तक 7 बार बारामती विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और हर बार भारी मतों से जीत हासिल की। 3 दशकों से अधिक लंबे अपने राजनीतिक करियर के दौरान अजित पवार ने विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया। नवंबर 2019 में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ तड़के हुए एक समारोह में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 4 दिनों से भी कम समय में वे वापस लौट आए। इसके लगभग 3.5 साल बाद अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक बड़े विभाजन का नेतृत्व किया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए और तब से उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। राज्य में आज सरकारी अवकाश घोषित किया गया है और 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री पवार का निधन अपूर्णीय क्षति है। उपराष्ट्रपति ने इसे दुखद क्षण बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अजित पवार जननेता थे और कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि श्री पवार को महाराष्ट्र की सहकारी संस्थाओं के विकास के माध्यम से जन कल्याण में उनके योगदान के लिए स्मरण किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री पवार का निधन उनके और एनडीए परिवार के लिए व्यक्तिगत क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अजित पवार अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान महाराष्ट्र के विकास और खुशहाली के प्रति वचनबद्ध रहे। श्री वैष्णव ने कहा कि श्री पवार के दुखद और असामयिक निधन से उन्हें बेहद दुख पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी श्री पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति मिले। हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं उनके लाखों चाहने वालों को सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को हिम्मत दे इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अजित पवार के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार जननेता थे और उन्हें महाराष्ट्र के मुद्दों की गहरी समझ थी और आम जनता का उन पर पूरा विश्वास था। महाराष्ट्र के लिए आज के दिन को काला दिवस बताते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य ने एक दूरदर्शी, स्पष्टवादी और अत्यंत ज्ञानवान नेता खोया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और 4 अन्य लोगों के विमान हादसे में मारे जाने की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगा। ब्यूरो के महानिदेशक जांच के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। नागर विमानन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि जांच ब्यूरो की टीम दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हो गई है और बारामती में जाकर दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में लगभग 12,000 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। केरल में आर्य वैद्यशाला चैरिटेबल अस्पताल के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद के योगदान और भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अपनी स्थापना के बाद से ही यह अस्पताल निरंतर लोगों का इलाज कर रहा है। भारत में आयुर्वेद किसी एक काल या एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा। हर दौर में इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने जीवन को समझने, संतुलन बनाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का रास्ता दिखाया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता भारतीय पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सकों को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष की रैली का विषय राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह रैली भारत के युवाओं में कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भावना दर्शाती है। सरकार ने नियामक बोझ कम करने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नए औषधि और नैदानिक परीक्षण एनडीसीटी नियम 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इनका उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुमोदन की समय सीमा को कम करना और देश में नैदानिक अनुसंधान तथा औषधि विकास को गति प्रदान करना है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कार्यरत अधिकारियों के तबादले पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार ने बिना उसकी अनुमति के 3 मतदाता सूची पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण के आदेश दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के एक दिन बाद अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि ऐतिहासिक समझौता अमेरिका के नए आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेरित वैश्विक व्यापार परिदृश्य में हो रहे बदलावों के बीच भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। एक साक्षात्कार में श्री ग्रीर ने कहा कि यूरोपीय संघ अपने व्यापार में गति बनाए रखने के लिए भारत की ओर रुख कर रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत ने व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया है। एक रिपोर्ट। यूरोप, अमेरिका और बहुपक्षीय मंचों पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को वैश्विक आर्थिक कूटनीति में निर्णायक क्षण बताया है। बीबीसी, फाइनेंशियल टाइम्स, द गार्जियन, यूरो न्यूज, DW, फ्रांस 24, ले मोंडे जैसे ब्रिटेन और यूरोपीय मीडिया ने समझौते की महत्वाकांक्षा का उल्लेख किया है। इनमें कहा गया है कि ये समझौता भारत या यूरोपीय संघ द्वारा अब तक किया गया सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। अमेरिका में ब्लूमबर्ग, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, CNBC और एसोसिएटेड प्रेस ने वैश्विक व्यापार संरचना पर समझौते के व्यापक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया है। CNN इंटरनेशनल और अल जजीरा जैसे वैश्विक प्रसारकों ने इस मुक्त व्यापार समझौते को एक बड़ा भू राजनीतिक और आर्थिक पुनर्गठन बताया, जबकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और ABC ऑस्ट्रेलिया सहित एशिया प्रशांत मीडिया ने क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और उभरते बाजारों के व्यापार की गतिशीलता पर इसके प्रभाव पर जोर दिया है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से चमड़ा निर्यात को बढ़ावा मिलने की आशा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के अध्यक्ष संजय लीखा ने बताया कि भारत से चमड़ा निर्यात अगले 2 वर्ष में कई गुना बढ़ सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच विशाखापट्टनम में आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल की हुई है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 16 अंक बढ़कर 81,874 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अभिभाषण के साथ शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, विकसित भारत जी राम जी कानून ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान करेगा। राष्ट्रपति ने कहा, 95 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वर्ष 2014 में ये संख्या 25 करोड़ थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में विमान दुर्घटना में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शोक व्यक्त किया। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलाव के बीच भारत की स्थिति मजबूत करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।